आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके समक्ष लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु उपन्यास लेकर आई हूँ। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। प्रकरण 4 मित्र मिलाप। दूरहिसों कर बधाय नयानन ते जल बहाय आदरसो डिंग बुलाय अर्धासन देतसो हितसो अहियम लगाय रुचि संबानी बनाय कहत सुनत अति सुभाय आनंद भरी लेजो। ऊपर सो मधु समान भीतर हलाहल जान छल में पंडित महान कपट को निकित हो। ऐसो नाटक विचित्र देखियो न कबहु मित्र दुष्ट न को ये चरित्र सिखवे को हेत को। लाला मदन मोहन को हरदयाल से मिलने की लालसा में दिन पूरा करना कठिन हो गया। वह घड़ी घड़ी घटे की तरफ देखते थे और उकताते थे। जब ठीक 4 बजे अपने मकान से सवार होकर मिस्त्री खोने में पहुंचे, यहाँ 3 बगिये लाला मदन मोहन की फरमाइश से नई चाल की बन रही थी। उनके लिए बहुत सा सामान विलायत से मंगवाया गया था और मुंबई के 2 कारीगरों की राह से वह बनाई जाती थी। लाला मदन मोहन ने कह ये रखा था कि चीज़ अच्छी बने, खर्च की कुछ नहीं अटकी, जो होगा हम करेंगे। निदान लाला मदन मोहन इन बगियों को देखभाल कर वहां से आगा हसन जान के तबेले में गए और वहां 3 घोड़े 5,500 रुपये में लेने करके वहां से सीधे अपने बाग दिलपसंद को चले गए। ये बाग सब्जी मंडी से बागे बढ़कर नहर की पटरी के किनारे पर था। इसके रविशों के दोनों तरफ रेलिया की कतार, सुहावनी क्यारियों में रंग रंग के फूलों की बहार, कहीं हरी हरी घास का सुहावना फर्श, कहीं घनघोर वृक्षों की गहरी छाया, कहीं बनावट के झरने और बेट, कहीं पेड़ और टट्टियों पर बेलों की लपट। एक तरफ को संगमरमर के एक कुंड में तरह तरह के जलचर अपना रंग ढंग दिखा रहे थे। बाग के बीच में एक बड़ा कमरा हवादार बहुत अच्छा बना हुआ था। उसके चारों तरफ संगमरमर का साइवान और साइवान के गिर्द फव्वारों की कतार लगी थी। जिस समय ये फव्वारे छुटते थे, जेठ बैसाख को सावन भादो समझकर मोर नाच उठते थे। बीच के कमरे में रेशमी गलीचे की बड़ी उम्दा बिछायत थी और बढ़िया साठन की मढ़ी हुई सुनहरी कौच कुर्सियां जगह जगह मौके से रखी थी। दीवार के सहारे संगमरमर की मेंचों पर बड़े बड़े 8 कांच आमने सामने लग हुए थे। छत में बहुमूल्य झाड़ लटक रहे थे। गोल बैजई और चौखूटी मेंजों के गुलदस्ते हाथी दांत, चंदन, आबनूस, चीनी, सीप और कांच वगैरह के उम्दा खिलौने मिसल से रखे थे। चांदी की रकेबियों में इलायची सुपारी चुनी हुई थी। समय, तारीख, बार, महीना बताने की घड़ी, हारमोनियम, बाजा, अंटा खेलने की मेज, एल्बम, सरबीन, सितार और शतरंज वगैरह मन बहलाने का सब सामान अपने अपने ठिकाने पर रखा हुआ था। दीवारों पर गज के फूलों पत्तों का सादा काम अब्रक की चमक से चांदी के दिले की तरह चमक रहा था और इसी मकान के लिए हजारों रुपए का सामान हर महीने नया खरीदा जाता था। इस समय लाला मदन मोहन को कमरे में पांव रखते ही विचार आया कि इसके दरवाजों पर बढ़िया साठन के पर्दे अवश्य होने चाहिए। उसी समय हरकिशोर के नाम हुक्म गया कि तरह तरह की बढ़िया साठन लेकर अभी चले आओ। हरकिशोर समझा कि अब पिछली बातों के याद आने से अपने जी में कुछ लज्जित हुए होंगे। चलो सवेरे का भूला सांझ को घर आ जाए तो भूला नहीं बाजता। यह विचार कर हरकिशोर साठन इकट्ठी करने लगा, पर यहाँ इन बातों की चर्चा भी न थी। यहाँ तो लाला मदन मोहन को लाला हरदयाल की लौ लग रही थी। निदान रोशनी हुए पीछे बड़ी देर बाद दिखाकर लाला हरदयाल आए। उनको देखकर मदन मोहन की खुशी कुछ हद नहीं रही। बगी के आने की आवाज़ सुनते ही लाला मदन मोहन बाहर आकर उनको लिवा लाए और दोनों कौच पर बैठकर बड़ी प्रीति से बातें करने लगे। मित्र, तुम बड़े निष्ठुर हो। मैं इतने दिन से तुम्हारी मोहनी मूर्ति देखने के लिए तरस रहा हूँ, पर तुम याद नहीं करते। लाला मदन मोहन ने सच्चे मन से कहा, मुझको एक पल आपके बिना कल नहीं पड़ती, पर क्या करूँ। चुगलखोरों के हाथ से तंग हूँ। जब कोई बहाना निकाल कर आने का उपाय करता हूँ, वे लोग तत्काल जाकर लाला जी अर्थात पिता से कह देते हैं और लाला जी खुलकर तो कुछ नहीं कहते, पर बातों ही बातों में ऐसा झंझोड़ते हैं कि जो जलकर राख हो जाता है। आज तो मैंने उनसे भी साफ कह दिया कि आप राजी हो या नाराज हो, मुझसे लाला मदन मोहन की दोस्ती नहीं छूट सकती। लाला हरदयाल ने यह बात ऐसी गर्मा गर्मी से कही कि लाला मदन मोहन के मन पर लकीर हो गई। पर यह सब बनावट थी। उसने ऐसी बातें बना कर लाला मदन मोहन से तोहफा तहायफ
मैं बहुत कुछ फायदा उठाया था, इसलिए इस सोने की चिड़िया को जाल में फंसाने के लिए भीतर पेटे सब घर के शामिल थे और मदन मोहन के मन में मिलने की चाह बढ़ाने के लिए उसने अब की बार आने में जानबूझकर देर की थी। भाई, लोग तो मुझे भी बहुत बहकाते हैं। कोई कहता है ये रुपए के दोस्त हैं, कोई कहता है ये मतलब के दोस्त है, पर मैं उनको जरा भी मुंह नहीं लगाता क्योंकि मुझको ओथेलो की बर्बादी का हाल अच्छी तरह मालूम है। लाला मदन मोहन ने साफ मन से कहा, पर हरदयाल के पापी मन को इतनी ही बात से खटका हो गया। दुनिया के लोगों को ढंग सदा अनोखा देखने में आता है, उनमें से कोई अपना मतलब दृष्टांत और कहावतों के द्वारा कह जाता है, कोई अपना भाव दिल लगी और हंसी की बातों में जता जाता है, कोई अपना प्रयोजन औरों पर रख कर सुना जाता है, कोई अपना आशय जताकर फिर पलट जाने का पहलू बनाए रखता है, पर मुझको ये बातें नहीं आती। मैं तो सच्चा आदमी हूँ, जो मन में होती है वह जबान से कहता हूँ, जो जबान से कहता हूँ वह पूरी करता हूँ। लाला हरदयाल ने भरमी अपना संदेह प्रकट करके अंत में अपनी सच्चाई जताई। तो क्या आपको इस समय ये संदेह हुआ कि मैंने बहकाने वालों पर रख कर अपनी तरफ से आपको रुपए का दोस्त और मतलब का दोस्त ठहराया है? लाला मदन मोहन गिड़गिड़ा कर कहने लगे, हाय, आपने मुझको अब तक नहीं पहचाना। मैं अपने प्राण से अधिक आपको सदा समझता रहा हूँ। इस संसार में आपसे बढ़कर मेरा कोई मित्र नहीं है जिस पर आपको मेरी तरफ से अब तक इतना संदेह बन रहा है। मुझको आप इतना नादान समझते हैं। क्या मैं अपने मित्र और शत्रु को भी नहीं पहचानता? क्या आपसे अधिक मुझको संसार में कोई मनुष्य प्यारा है? मैं कलेजा चीर कर दिखाऊं तो आपको मालूम हो कि आपकी प्रीति मेरे हृदय में कैसी अंकित हो रही है। आप वृथा खेद करते हैं। मैं आपकी सच्ची प्रीति को अच्छी तरह जानता हूँ और मुझको भी इस संसार में आपसे बढ़कर कोई प्यारा नहीं है। मैंने दुनिया का ये धन केवल चालाक आदमियों की चालाकी जताने के लिए आपसे कहा था, आप वृथा अपने ऊपर ले दौड़े। मुझको तो आपकी प्रीति का यहाँ तक विश्वास है कि सूर्य चंद्रमा की चाल बदल जाएगी तो भी आपकी प्रीति में कभी अंतर न आएगा। लाला हरदयाल ने मदन मोहन के गले में हाथ डालकर कहा, प्रीति के बराबर संसार में कौन सा पदार्थ है? लाला मदन मोहन कहने लगे, और सब तरह के सुख मनुष्य को द्रव्य से मिल सकते हैं, पर प्रीति का सुख सच्चे मित्र बिना किसी तरह नहीं मिलता। जिसने संसार में जन्म लेकर प्रीति का रस नहीं लिया उसका जन्म लेना बूथा है। इसी तरह जो लोग प्रीति करके उस पर दृढ़ नहीं वह उसके रस से नावाकिफ है। निस्संदेह प्रीति का सुख ऐसा ही अलौकिक है। संसार में जिन लोगों को भोजन के लिए अन्न और पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं मिलता, उनको भी अपने दुख सुख के साथ ही प्राणोपम मित्र के आगे अपना दुख रोकर छाती का बोझ हल्का करने पर, अपने दुखों को सुनकर उसके जी भर आने पर, उसके धैर्य देने पर, उसके हाथ से अपनी डगमगाई हुई आंखों के आंसू पुछ जाने पर जो संतोष होता है वह किसी बड़े राजा को लाखों रुपए खर्च करने से भी नहीं हो सकता। लाला हरदयाल ने कहा, निस्संदेह मित्रता ऐसी ही चीज है, पर जो लोग प्रीति का सुख नहीं जानते वह किसी तरह का इसका भेद नहीं समझ सकते। लाला मदन मोहन कहने लगे, दुनिया के लोग बहुत करके रुपए के नफे नुकसान पर प्रीति का आधार समझते हैं। आज हरगोविंद ने लखनऊ की 4 टोपियां मुझको 18 रुपये में ला दी थी। इस पर हरकिशोर जल गए और मेरी प्रीति बाने के लिए 12 रुपये में वैसी ही टोपियां देने लगे। इनके निकट प्रीति और मित्रता कोई ऐसी चीज है जो 10-5 रुपए की कसर खाने से बातों में हाथों आ सकती है। हरकिशोर ने हरगोविंद की तरफ से आपका मन उछांटने के लिए ये तदबीर की हो तो भी कुछ आश्चर्य नहीं। हरदयाल बोले, मैं जानता हूँ कि हरकिशोर एक बड़ा। इतने में एकाएक कमरे का दरवाजा खुला और हरकिशोर भीतर दाखिल हुआ। उसको देखते ही हरदयाल की जबान बंद हो गई और दोनों ने लजाकर सिर झुका लिया। पहले आप अपने शुभ चिंतकों के लिए सजा तजवीज कर लीजिए, फिर मैं 60 मुलाहजे कराऊंगा। ऐसे वाहियात कामों के वास्ते इस जरूरी काम में हर्ज करना मुनासिब नहीं। हाँ लाला हरदयाल साहब क्या फरमा रहे थे? हरकिशोर एक बड़ा क्या है? हरकिशोर ने कमरे में पांव रखते ही कहा, चलो दिल्लगी की बातें रहने दो, लाओ दिखलाओ तुम कैसी 60 लाए हो। हम अपनी निज की सलाह के वास्ते औरों का काम हर्ज नहीं किया चाहते। लाला हरदयाल ने पहली बात उड़ाकर कहा, मैं और नहीं हूं, पर अब आप चाहे जो बना दे, मुझको अपना माल दिखाने में कुछ उज नहीं, पर इतना विचार है कि आजकल सच्चे माल की निस्बत नकली या झूठे माल पर ज्यादा चमक दमक मालूम होती है।
मोतियों को देखते चाहे मणियों को देखिए, कपटों को देखिए, चाहे गोटे किनारी को देखिए, जो सफाई झूठे पर होगी वो सच्चे पर हरगिज न होगी। इसलिए मैं डरता हूँ कि शायद मेरा माल पसंद न आए। हरकिशोर ने मुस्कराकर कहा, तुम कपड़ा दिखाने आए हो या बातों की दुकानदारी लगाने आए हो? जो कपड़ा दिखाना हो तो झटपट दिखा दो, नहीं तो अपना रास्ता लो। हमको थोथी बातों के लिए इस समय अवकाश नहीं है, लाला मदन मोहन ने भान चढ़ाकर कहा। ये तो मैंने पहले ही कहा था। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, फिर किसी वक्त हाजिर होऊंगा। लाला मदन, ब्रज किशोर, अहमद हुसैन के गवैयों का देखिए। लाला मदन, सब हो काम के हो तो अब, पर उस राज तो तुम कल 9-10 बजे मकान पर आना। ये कहकर लाला मदन मोहन बगैर कछु ने उसे रुखसत किया। हाँ, जो बात जाती है हिकमत से। आपस में क्या मजे की बातें हो रही थी, न जाने ये हत्या बीच में कहाँ से आ गई। लाला हरदयाल बोले, खैर अब कुछ दिल्लगी की बात छेड़िए। लाला मदन मोहन में फरमाइश की। करने में का निदान बहुत देर तक अच्छी तरह मिल भेंट कर लाला हरदयाल अपने मकान को गए और लाला मदन मोहन अपने मकान को गए। धन्यवाद। आगे की प्रकरणों के लिए मेरे बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से देख व सुन सकते हैं।